नमस्कार साथियों, आप सबका हम एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आइए धीरे धीरे हम जो है यूनिट फर्स्ट जो है कंप्लीट करते हुए एक दो टॉपिक और बचा है, इसको देखेंगे और ढाल का जो विकास का जो सिद्धांत है उसकी हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम आज जो है दो थ्योरी को पढ़ने का प्रयास, दो सिद्धांत पढ़ेंगे। एक द डेविस का है, एक जो है सिलेबस में जो दिया गया है वो वाल्थर पिंक महोदय का है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले आप जानते हैं कि इनका जो है मतलब है जो इस समय हमारे आंखों के सामने जो दिख रहा है भूदृश्य, ठीक, पर्वत है, पठार है, तो उसके अपर्दन की उन्होंने बात कही है। भौगोलिक चक्र मतलब चक्र की बात कही है, जियोमॉर्फोलॉजी साइकिल की बात कही है। ठीक, इसके अंदर उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से कैसे इसका अपर्दन हो गया एक समय के बाद ये मतलब समतल मैदान या संप्रदाय मैदान में बढ़ जाती हैं, ठीक, परिवर्तित हो जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि डेविस महोदय ने एक थ्योरी कब दी गई, 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। डेविस के अनुसार भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड मतलब जो उच्चावच है, जो भूखंड ऊपर उठा हुआ है, उसी का जो अपर्दन के प्रक्रम, जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया है द्वारा एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। यही इनका जो है सिद्ध करने का प्रयास भी रहेगा आगे। ठीक, डेविस के अनुसार ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ये वाला जो प्रतिफल होते हैं, ठीक, अवसर रूप जो है संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होते हैं। किसने कहा था? डेविस ने कहा था। इसे डेविस जो है इसका जो है त्रिकट भी जो है, इन्हें जो है डेविस का त्रिकट भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेविस के अनुसार अवस्था रूप जो होता है वो संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, मैं आप सबको अवगत करा देता हूँ, बता देता हूँ, ठीक, या अलर्ट कर देता हूँ। तो इन्हें डेविस का क्या कहा जाता है? त्रिकट कहा जाता है। तो डेविस के विचारों पर डार्विन का जो है जीव के जो विकास दिए थे उसका जो है बहुत इनका ऊपर प्रभाव पड़ा। और इनके अनुसार जो कोई भी भू आकृति जो है भू आकार किसी जीव के विकास के क्रम में ही जो है विकसित होता है। और डेविस के भौगोलिक चक्र निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। जैसे पहला इन्होंने क्या माना कि अंतर्जात बहिर्जात बलों के जो है पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल होता है। बात सही है। और यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट है कि अस्तर रूपों का विकास क्रमिक रूप से होता है, न धीरे धीरे होता है, क्रम से होता है, जो पर्यावरण दशाओं में परिवर्तन का अनुसरण करता है। ठीक, और तीसरा पॉइंट है नदियाँ जो है अपनी घाटी को उस समय तक गहरा करती हैं जब तक वह व्यवस्थित व प्रवणित न हो जाए। व्यवस्थित मतलब हो एकदम पूरा समतल न हो जाए, ना दशा न प्राप्त कर लें। ठीक, प्रवणित दशा के उपरांत क्षैतिज मतलब होता है जो हॉरिजॉन्टल अपर्दन द्वारा घाटी चौड़े होने लगती है ना। और चौथा पॉइंट है कि जो है स्थल खंड का उत्थान तीव्र गति से होता है, लघु अवधि में ना, तीव्र गति से लघु अवधि में। इनका कहने का मतलब पहले जब उत्थान होगा, जब कोई समतल मैदान है, कोई जब पर्वत बनेगा तो बहुत तेज़ी से पहले उत्थान होगा। इसके बाद धीरे धीरे जब ना एक मतलब निश्चित ऊंचाई पाने के बाद जो है वह धीरे धीरे जो है उसका उत्थान होता है, ऐसा मानना है इनका। ये आलोचना में आ जाएगा। ठीक, लघु अवधि में होता है, जबकि अपर्दन जो है लंबी अवधि तक सक्रिय होते हैं। ठीक, अपर्दन उत्थान की जो है समाप्ति पर ही आरंभ होता है, अर्थात अपर्दन और उत्थान साथ साथ नहीं होते। इनका कहने का मतलब पहले जो उत्थान होगा उसके बाद अपर्दन साइकिल जो है शुरू होगी। ठीक, लेकिन पिंक का ना ऐसा नहीं मानना था। तो डेविस महोदय ने भौगोलिक चक्र की 3 अवस्थाएं बताई। आप जानते हैं ये उनका मॉडल है। ठीक, थोड़ा बनाने का प्रयास किया है। ये जो है आप देखेंगे ना, लोअर जो है कर्व है, ये अपर कर्व है। ठीक, और बाद में तीनों जो जाके मिलती नहीं है। और यहाँ पे एक समय के बाद जो है पूरा जो है ये जितने भी भूखंड हैं, चाहे युवावस्था हो, चाहे प्रौढ़ावस्था हो या वृद्धावस्था हो, ठीक, ये पूरा यहाँ तक वृद्धावस्था है। ठीक है, तो इन्हीं को जो है 3 अवस्थाओं में उन्होंने बांटा। ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान मत दीजिए कि एडी ना इसमें बनाया कि एडी का मतलब होता है युवावस्था। ठीक, इसको देख लीजिएगा। टू द पॉइंट हम बात करते हैं युवावस्था में। युवावस्था में क्या क्या कौन सी घटनाएं घटती है उसको आपको नोट करना है। ठीक, युवावस्था में देखिए पहला नंबर क्या है, युवावस्था है, स्टेज आता है। अच्छा, युवावस्था का पहले भी एक स्टेज आता है, इसको आप जान लीजिए, जिसे कहा जाता है प्री यूथ। यहाँ जो है प्री यूथ कहते हैं डेविस, और वहाँ कहते हैं प्राइमरम्प ना, पिंक कहेंगे। तो यहाँ देख लीजिए युवावस्था है तो यह अवस्था स्थलखंड के उत्थान के पूर्व होकर अपर्दन प्रारंभ होने के साथ ही शुरू होती है। इस पर जो है सर्वप्रथम अनुवर्ती नदियाँ प्रवाहित होती हैं और नदियाँ लंबवत कटाव करती हैं। लंबवत मतलब एकदम खड़ा ढाल की तरह, जैसे उसको रगड़ कर जो है
काटती रहती हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि उसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है और वो बहुत नदियाँ जो है बहुत तेज़ी से जो है नीचे की तरफ आती हैं। इस वजह से जब तेज़ी से आएंगे तो उसका जो है गतिज ऊर्जा भी जो है तेज़ी से लगेगा। ठीक, अपनी घाटियाँ गहरी करती हैं, इसे घाटी गर्दन कहा जाता है। अवशिष्ट अपर्दन द्वारा घाटियों की जो है लंबाई बढ़ने से सरिता दीर्घीकरण कहा जाता है। और घाटी के गहरा होने से सापेक्षिक उच्चावच बढ़ता है, जबकि जो है निरपेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है। सापेक्षिक और ना निरपेक्ष, निरपेक्ष मतलब होता है एक समुद्र तल से जब ऊंचाई लेते हैं तो वो निरपेक्ष ऊंचाई होती है, और किसी के संदर्भ में हम लेते हैं तो सापेक्ष ऊंचाई हो जाएगी। ठीक, तो निरपेक्ष उच्चावच जो है क्या होता है, स्थिर रहता है। वी आकार की घाटी बनती है जिनका जो है पार्श्व जो भाग होता है उत्तल ढाल वाला होता है, अवगाज तथा कैनियन का निर्माण होता है। नदी घाटी में जलप्रपात क्षिप्रिका ठीक आदि का निर्माण होता है, जो समय के साथ तरुणावस्था के अंत में समाप्त हो जाता है। और प्रौढ़ावस्था जो है, प्रौढ़ावस्था में क्या है कि यह अवस्था सबसे पहली बात लंबी होती है। ठीक, इसको जान लीजिए कि यह अवस्था सबसे लंबी होती है। इसमें पार्श्व अपर्दन प्रारंभ हो जाता है, जिससे घाटियाँ चौड़ी होने लगती हैं। इस प्रक्रिया को घाटी का चौड़ा होना कहते हैं। इस अवस्था में निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों उच्चावचों में कमी आती है धीरे धीरे। अवसरता, अपहरण, नदी विसर्ग, बाढ़ का मैदान, ये जो तमाम जो अस्तर रूप हैं ये इसी न अवस्था में दिखाई देती है। ठीक, अब वृद्धावस्था देख लेते हैं। इस चरण में न्यून प्रवणता व गतिज ऊर्जा में आने के कारण लंबवत अपर्दन पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाता है। पार्श्व अपर्दन व घाटी का चौड़ा होना जारी रहता है। जल विभाजकों के आकार में अधक्षय व पृष्ठवर्ती अपर्दन के कारण ह्रास होता है और तथा निरपेक्ष उच्चावच तेजी से कम होता है। जो सबसे ऊंची जो है उच्चावच है वो बहुत तेज़ी से क्या हो उसमें कमी आएगी, उसमें क्षरण आएगा अपर्दन के बाद। घाटियों का जो है पार्श्व ढाल अवतल होता है, नदियाँ विसर्ग बनाती हैं, विशेष बाढ़ का मैदान बनाती हैं। ठीक है, लगभग समतल मैदान जो है समतल मैदान का रूप ले लेते हैं। और इसी को जो है डेविस ने क्या कहा, पेनी प्लेन कहा, संप्रदाय मैदान कहा है। इसको नोट कर लीजिएगा ना, ये डेविस का शब्द है। ठीक, ये भी कई बार पूछा जाता है। इस तरह ना इस सतह पर जो है उत्तल अवतल ढाल वाली जो है कम ऊंचाई की बिखरी हुई अवशिष्ट पहाड़ियाँ जो है कहलाती है मोनागनाट। ठीक, जो अवशिष्ट पहाड़ियाँ जो बचती हैं वह कहा जाता है मोनाडनाक। ठीक है, अब इसमें डेविस के भौगोलिक चक्र के सकारात्मक पक्ष हैं, उसको अगर देख लीजिए कि अपर्दन का जो है भौगोलिक चक्र भू आकारों के विकास को स्पष्ट करने वाला ना वैज्ञानिक एक मॉडल है। यह अत्यंत सरल व्यवहारिक है। यह मॉडल विस्तृत और गहन क्षेत्रीय अन्वेषण और अवलोकन पर आधारित है। यह मॉडल आधार तल तथा नदियों के आनुवंशिक जो है वर्गीकरण आदि संकल्पनाओं के संश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह मॉडल अंतर्जात व बहिर्जात बलों तथा इनसे जनित स्तर रूपों को समझने में अत्यधिक सहायक है। देख लीजिएगा अपनी साहब, आलोचना भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, आते हैं हम जो है वाल्थर पिंक जो 1924 में आया था। ठीक, हाँ यहाँ चलते हैं। ठीक है, वाल्थर पिंक की संकल्पना आप जानते हैं। वाल्थर पिंक जो है जर्मन भूआकृति विधि थे ना, जर्मनी के थे। इनके द्वारा जो है प्रस्तुत स्तर रूप के विकास का मॉडल जो है आकार की तंत्र या हम आकार की विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। इनका प्रकाशन जो हुआ था 1924 में प्रकाश में आया था। ठीक, पिंक महोदय ने उत्थान एवं अपर्दन की क्रिया को साथ साथ सक्रिय होना बताया। देखिए वहाँ डेविस ने क्या कहा था, डेविस ने कहा था भैया पहले उत्थान हो जाएगा, पहले पर्वत बन जाएगा, तब उसमें रगड़ मतलब अपर्दन होगा। लेकिन इनका मानना था कि देखिए जो उत्थान होता है, जो पर्वतों जो जब कोई स्थल ऊपर उठता है धीरे धीरे, तो उसी के दौरान ही जैसे ही एक समतल के ऊपर आता है, जैसे ही वो ऊपर उठने लगता है वैसे उस पर जो बहिर्जात बल जो है कार्य करने लगते हैं, चाहे हवा है पानी है जो भी है, तो वो अपना जो है काम करने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उसको जो है अपर्दन करने के लिए अगर भी क्षमता है तो उसको अपर्दन करने के लिए जो है वो कार्य करती रहेंगी, और जब तक करती रहेंगी तब तक समतल मैदान न बन जाए। ठीक, तो इनका मानना था, पिंक महोदय का मानना था कि जैसे ही उत्थान होता है वैसे ही अपर्दन की क्रिया सक्रिय हो जाता है। ठीक, उत्थान भी और जो है अपर्दन दोनों सक्रिय रहता है। ठीक, और पिंक के अनुसार स्तर रूपों का विकास उत्थान और निम्नीकरण दर दोनों के पारस्परिक संबंधों का ये प्रतिफल है। पिंक ने स्तर रूपों को क्षेत्र विशेष की जो है विवर्तनिक घटनाओं से भी संबंधित किया, अतः यह विवर्तनिक आधारित मॉडल है। ठीक, टेक्टोनिक जो है टेक्टोनिक जो थ्योरी है उसी पे उन्होंने कहा कि ये आधारित मॉडल है। और पिंक जो है महोदय का जो विचार सर्वप्रथम जो है जर्मन भाषा में प्रकाशित हुए और थोड़ा
दुरूह या कठिन शब्दावली के कारण इसे समझने में कई भ्रांतियाँ उत्पन्न हुई, क्योंकि इन्होंने अपने लोकल भाषा में जो है जर्मन भाषा में इन्होंने लिखा है, लेकिन लोगों को जो है वो इस भाषा का ना कई देश इस भाषा को समझ नहीं पाए, इस वजह से इनकी जो है थ्योरी को समझने में थोड़ी दिक्कत हुई। ठीक है, तो बाद में जैसे ही अनुवाद हुआ तो वैसे सबके दिमाग में आया। पिंक महोदय ने चक्रीय संकल्पना के महत्वहीन करने के लिए अवस्था शब्द का प्रयोग ही नहीं किया, इन्होंने अवस्था की जगह विकास का प्रयोग किया। ठीक, विकास मतलब डेवलपमेंट। तो जहाँ जहाँ ये जो है अवस्था की हैं डेविस ने, वहाँ वहाँ जो है पिंक महोदय ने विकास शब्द का प्रयोग किया। ठीक, विकास का मतलब होता है जैसे कि इटविगलुंग ना जर्मन भाषा है किया, इस जिसकी जगह पे इन्होंने इटविगलुंग, ये देख लीजिए थोड़ा अड़बड़ लग रहा होगा, लेकिन यही शब्द जर्मन का है, इसी का मतलब विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक, अब इन्होंने देख लीजिए कि ये जो युवावस्था है इसको जो है पिंक महोदय ने अपनी भाषा में अवस्थी जिंडे इटविगलुंग कहा। इसका मतलब होता है बढ़ती दर से विकास। जो स्थल जैसे उत्थान होगा अपर्दन होगा, लेकिन अपर्दन कम होगा लेकिन उत्थान तीव्र गति से होता है, इनका ऐसे मानना है, तभी तो ऊपर पर्वत बनेगा। ठीक, फिर दूसरा जो है स्टेज आता है, दूसरा जो विकास की जो है आता है वो प्रवणता होती है, वो समान दर से विकास होता है, और ये जो है घटती दर से विकास होता है। तो इसको गिलिक फार्मिंग इटविगलुंग कहते हैं, ये अवस्थी जिंडे इटविगलुंग कहते हैं। आइए एक एक स्टेज शुरू करते हैं। एक मिनट, थोड़ा देखिए। पिंक ने उत्थान के पूर्व स्थल खंड को प्राइमरम नाम दिया, और यह जो है आकृति विहीन प्रायः समतल मैदान है, और जिसके उत्थान के साथ ही स्थल रूपों का विकास प्रारंभ हो जाता है, और इसके विकास की दर समान न होकर भिन्न भिन्न होती है। ठीक, प्रारंभिक अवधि में उत्थान धीमी गति से होती है, इसका मानना है जब उत्थान होता है शुरू में तो बहुत धीमी गति से होता है। ठीक, जबकि अवधि जो है वो लंबी होती है। तो पिंक महोदय ने स्थल रूपों के विकास में 3 अवस्थाएं बताई। अब आइए पहले इनका मॉडल है, देख लीजिए, थोड़ा जटिल है। एक मिनट, यहाँ पे प्राइमरम्प हो जाएगा, इसके बाद ये जो है ये है युवावस्था से पहले इन्होंने प्राइमरम्प माना है। इसके बाद ये जो प्रौढ़ावस्था, जिसे हम गिलिक फार्मिंग इटविगलुंग कहते हैं, और इसको हम कहते हैं जो है अवस्थी जिंडे इटविगलुंग, इसे कहते हैं अवस्थी जिंडे इटविगलुंग। ठीक, और दूसरे जो गिलिक फार्मिंग इटविगलुंग है उसमें 3 स्टेज है, A, B, C, इन्होंने 3 जो है अलग अलग उप प्रवस्था को बताया। हम आगे उसका चर्चा हम जो है करेंगे। ठीक, अवस्थी जिंडे इटविगलुंग या स्थल रूपों को, ये पहला अवस्था है, अवस्था नहीं कहेंगे, या पहला विकास की अवस्था है। ठीक है, या स्थल रूपों के विकास की प्रथम अवस्था है, फेज 1 है। इसमें धरातल का उत्थान मंद गति से प्रारंभ होता है तथा कुछ समय पश्चात तीव्र हो जाता है। इस प्रावस्था में उत्थान और अपर्दन साथ साथ चलते रहते हैं। निरपेक्ष व सापेक्ष उच्चावच में निरंतर वृद्धि होती रहती है। नदी घाटियों का ढाल उत्तल होता है। उत्तल मतलब जब अपर्दन होता है ना, तो इस प्रकार से होगा, ऐसे अपर्दन होगा। ये मान लीजिए स्थल है, तो जब यहाँ से नदी निकलती है, यहाँ से ऐसी नदी निकलती है, तो इस प्रकार से अपर्दन होता है, यही उत्तल है। अवतल मतलब इसका इस टाइप का हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, तब ये वाला नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। तो प्राइमरम पर जो है सोपान मतलब सीढ़ी नुमा सदृश संरचना बनती है, जिन्हें हम पीडमांट ट्रेपन कहे जाते हैं। जब संरचना इस प्रकार से बनती है, ऐसे 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 करके, तो इसी को हम पीडमांट कहते हैं। पीडमांट वो ट्रेपन कहा जाता है, और प्रत्येक जो है सोपान का जो है पीडमांट चबूतरे का विकास हो जाता है, जिससे पिंक ने पीडमांट फ्लैश कहा कहते हैं। अब गिलिक फार्मिंग जो इटविगलुंग ये दूसरा स्टेज है, इसका जो है अर्थ स्थल रूपों के समान विकास की प्रवस्था है। उत्थान की दर और निम्नीकरण अर्थात घाटी का घर्षण के आधार पर इसे 3 जो है उप प्रवस्था बताया गया है उप प्रवस्था A, B, C तक। ए में है, इसमें अभी निरपेक्ष उच्चावच में वृद्धि होती है। ठीक, यद्यपि जल विभाजकों के शिखर तथा घाटियों में उत्थान दर प्रथम प्रावस्था में कम होती है। जल विभाजकों के अपर्दन व घाटी गर्दन की दर समान है, अतः सापेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है। समान विकास प्रावस्था कहते हैं, और पार्श्व ढाल सीधा होता है। ठीक, अब बी वाले में देख लेते हैं। अब जल जो है विभाजकों के शिखर के उत्थान व अपर्दन को समानता आ जाती है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, इनको कहने का मतलब जो उत्थान और अपर्दन में अब समानता आ जाएगी। कहने का मतलब अब तो ना जो है अपर्दन ज़्यादा होगा और ना ही उत्थान होगा, वो एक ही
मतलब स्थिर रहेगा, कहने का मतलब निरपेक्ष जो उच्चावच होगा वो स्थिर रहेगा, तो समानता आ जाती है। और अतः निरपेक्ष उच्चावच स्थिर हो जाते हैं, सापेक्षिक उच्चावच भी स्थिर रहता है। समानांतर निवर्तन के कारण घाटी का जो है गर्दन पार्श्व ढाल अभी भी जो है सीधा रहता है, या भी जो है समान विकास वाली जो है उपप्रवस्था है। ठीक, अब सी वाले में देख लीजिए, स्थलखंड का उत्थान रुक जाता है, निरपेक्ष उच्चावच कम होने लगते हैं, सापेक्षिक उच्चावच स्थिर रहता है, या उपप्रवस्था भी समान विकास की उपप्रवस्था है ना। ठीक, ये दूसरा स्टेज था। अब तीसरा, अवस्थी जिंडे इटुबिकुलम, जिसका अर्थ स्थल रूपों की घटती दर से विकास की प्रावस्था है, और इस प्रावस्था में क्षैतिज अपर्दन अधिक होने लगते हैं ना। अब लंबवत अपर्दन ना होकर के अब क्षैतिज अपर्दन होना शुरू हो जाएगा। घाटी गर्दन की तुलना में घाटी का चौड़ा होने की जो है प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है। निरपेक्ष उच्चावचों में तेजी से कमी आती है, और जल विभाजक के शिखर ऊंचाई में अधा क्षय द्वारा तेजी से कम होते हैं, अतः सापेक्षिक उच्चावच में भी कमी आती है। घाटियों के पार्श्व ढाल में अभी भी समानांतर निवर्तन चलता रहता है। अब घाटी के पार्श्व ढाल के दो भाग होते हैं, और ऊपरी भाग का ढाल खड़ा होता है, जिसे गुरुत्व ढाल या वासचुसेन कहते हैं। ठीक, वासचुजेन कहा जाता है। थोड़ा इसका टर्म देख लीजिएगा। घाटी पार्श्व के निचले भाग को वास ढाल या हेल्डेनबर्ग कहा जाता है। देखिए निचले भाग, ये देखिए एक बात समझ लीजिए कि ये वाला ऐसे इस प्रकार से जब बन जाएगा तो इस वाले को हम कहते हैं जो है क्या कहते हैं, वासचुजेन कहते हैं। ये अवतल थोड़ा अवतल नुमा बनता है ढाल, तो इसी को हम कहते हैं हेल्डेनबर्ग ना, हेल्डेनहैंग कहा जाता है। इसी को जब हो जाएगा इसी को इंड्रप भी कहते हैं बाद में। ठीक, का विस्तार होता है। इस प्रवस्था के अंतिम चरण में वासचुजेन का जो है इतना ह्रास हो जाता है कि वे तीव्र ढाल वाली नुकीली जो है पहाड़ियों में बदल जाते हैं। इन्हें इंसलबर्ग कहा जाता है, और अंततः इंसलबर्ग की समाप्त प्राय हो जाते हैं, तथा समतल स्थलखंड पर जो है अवतल ढाल वाले हैंडलबर्ग का विस्तार हो जाता है, और उसी को ना इंड्रप कहा जाता है, इंड्रप। ठीक, जैसे हमने कहा जो पेनिप्लेन के समकक्ष होता है। ठीक, और पेंग के मॉडल का मूल्यांकन में क्या है कि पेंग का भू आकार जो संबंधित सिद्धांत और कठिन तकनीकी शब्दावलियों के कारण जर्मनी के बाहर लोकप्रिय नहीं हो सका है। मूल सिद्धांत जर्मन भाषा में था। अंग्रेजी अनुवाद में कई जो है भ्रांतियाँ जो है अंग्रेजी अनुवाद में कई गलतियाँ की। ढाल के संदर्भ में अनुवाद के पेंग ने विचारों को सही जो है से समझ नहीं पाए। पेंग ने डेविस के विचारों के अनेक भ्रमों पर प्रकाश डाला, किंतु पेंग के विचारों को डेविस की जगह स्वीकार करने का जो है व्यवहारिक समस्याएं थी। फिर भी पेंग की नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत तथा ढाल के जो है विकास एवं अपक्षय संबंधी महत्वपूर्ण संकल्पनाएं दी। ठीक, ये दो थ्योरी हो गई डेविस और पेंग का। ठीक, इसको देख लीजिएगा और अच्छे से अपने भाषा में पढ़ेंगे। नोट्स बना हुआ है, और हो सके तो अपना नोट्स बना करके इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे ना, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अपने पास एक किताब भी रखी है ना सविंदर सिंह की, मैंने बार बार कहा है कि सविंदर सिंह की आपके पास किताब होनी चाहिए। ठीक, भौतिक भूगोल या भौतिक भूगोल स्वरूप। ठीक, अब बात मिलते हैं, एक टॉपिक और बचा है उसको कवर कर लेंगे अगले वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।